हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा, आपका जो सेम वन था जिसका एग्जाम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, उसके रिजल्ट का वेट आप लोग कर रहे होंगे और उम्मीद है कि AKTU का जो सेम वन का रिजल्ट है फेब के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अब आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेमेस्टर 2। मेरा नाम है महेंद्र सिंह तोमर और मैं आपको AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट पढ़ाता हूं जिसका नाम है FME, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आज से हम ये सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। तो यूनिट नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 का ये सिलेबस है AKTU का, ठीक है। तो इस सिलेबस को अगर आप देखें तो सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें फोर्स, जो कि ऑलरेडी 2 मार्क्स में पूछा जा चुका है AKTU में। मोमेंट एंड कपल में अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है 2 मार्क्स में डिफरेंस पूछा गया था कि मोमेंट और कपल में क्या डिफरेंस होता है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ये भी 2 या 3 बार AKTU एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आज के इस लेक्चर नंबर 1 में हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लेक्चर वाइज जितना भी सिलेबस है आपका, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर होता चला जाएगा। तो ये रहा आपका लेक्चर 1 के टॉपिक्स जो आज हम कवर करेंगे कि फोर्स क्या होता है, मोमेंट एंड कपल क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। और इन टॉपिक्स से जो PYQs हैं ऑलरेडी जो आए हुए हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस भी बेटा यहाँ पर कवर हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको एक DPP भी दूंगा। ओके, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपना जो है पूरा कंटेंट है और जो AKTU में आया हुआ टॉपिक है मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये टॉपिक AKTU में आया हुआ है ना। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये टॉपिक आया हुआ है, ये टॉपिक जो है AKTU में आए हुए हैं। तो सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि बेटा एप्लीकेशन के अंदर AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर जाओ सेम 1 हो या फिर सेम 2 हो, यहाँ पर आपको कॉम्बो पैक मिल रहा होता है। तो सेकंड सेम का कॉम्बो पैक अगर आप लेना चाहते हैं जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं, है ना, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके चल रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं, उनके वीडियो लेक्चर्स, डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स और AKTU के PYQs कवर हो जाते हैं और आपको यूनिट वाइज 1 शॉट रिवीजन में मिलते हैं। और इस बार से जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड कंटेंट है राखी मैम और उनकी टीम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रही है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा यहाँ पर आता है फोर्स। तो समझते हैं कि फोर्स क्या होता है। देखिए, फोर्स एक ऐसी टर्म है जो आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। अगर मैं इसके डेली लाइफ का एग्जांपल बेटा आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुशिंग फोर्स लगा हुआ है ना, पुश, और यहाँ पर इसको पुल भी कर सकते हैं, पुल जैसे यहाँ पर खींच रहे हैं तो यहाँ पर पुलिंग फोर्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी मैग्नेट जो है आयरन की जो नेल है उसको अट्रैक्ट करती है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स होता है। यहाँ पर पेड़ से एप्पल गिर रहा है ड्यू टू ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। यहाँ पर आप चल पाते हैं आप लोग ड्यू टू ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स भी होता है। आपकी कार चल रही है ना, ब्रेक लगा करके आप उसको स्टॉप करते हैं ड्यू टू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। तो कई टाइप के यहाँ पर फोर्स होते हैं। तो फोर्स होता क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा कि फोर्स ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है, जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी को क्या करता है, बॉडी के अंदर बॉडी की जो स्टेट है उसको चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी है, ये बॉडी रेस्ट में है ना, कोई बॉडी, कोई पार्टिकल, कोई सिस्टम अगर रेस्ट में है तो हम फोर्स लगा सकते हैं, फोर्स लगा करके उसको मोशन में ला सकते हैं, है ना। इस बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, ये बॉडी किस में आ गई, मोशन में आ गई। कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो फोर्स लगा करके हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। हम फोर्स लगा करके किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। हम फोर्स को अप्लाई करके बॉडी की शेप को चेंज कर सकते हैं। बोलिए यस और नो। तो फोर्स लगा करके हम बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा फोर्स जो है एक एक्सटर्नल एजेंट है। अब आप इसको पढ़ेंगे आपको ये डेफिनेशन आराम से समझ आ जाएगी कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच व्हेन अप्लाइड ऑन ए बॉडी। फोर्स ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है, जब हम किसी बॉडी के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कि बॉडी की अगर स्टेट रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले आएगा, मोशन में है तो उसको रेस्ट में ले आएगा। बॉडी की शेप को भी चेंज कर सकता है, बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। अब बेटा ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा आप सभी लोग पढ़ के आए हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वन इज स्केलर क्वांटिटी, अनदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, या जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, उनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, जिनको डिफाइन करने के लिए, जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो उनको बोलते हैं हम क्या, वेक्टर क्वांटिटी। और फोर्स जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है, फोर्स की डायरेक्शन भी होती है।
तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, जिसके पास क्या मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास डायरेक्शन भी है। एंड इट इज मेजर्ड इन न्यूटन, यानी कि जो फोर्स है उसकी जो यूनिट होती है जिसमें हम इसको मेजर करते हैं वो क्या होती है, न्यूटन या किलो न्यूटन, है ना, इस तरह से। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे पुलिंग और पुशिंग अ डोर, आप डोर को ओपन करते हो, डोर को क्लोज करते हो तो फोर्स लगाते हो, तो वहां पर कौन सा फोर्स आ जाएगा, पुशिंग नेचर का और पुलिंग नेचर का फोर्स आ जाएगा। पुलिंग अ रोप इन ए टग ऑफ वॉर, जो रस्सा कसी का गेम होता है, एक रस्सी को उधर से खींच रहे हैं, रस्सी को कुछ लोग इधर से खींच रहे हैं, तो वहां पर जो फोर्स होता है वो होता है टेंशन फोर्स, उसके अंदर क्या होती है, टेंशन। तीसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, फॉलिंग एप्पल फ्रॉम अ ट्री, कोई एप्पल है जो पेड़ से गिर रहा है, दैट इज ड्यू टू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिर रहा है ना, क्योंकि वहां पर हम ऐसा तो नहीं उसको मतलब ऊपर से एक जैसे मान लीजिए एप्पल गिर रहा है या फिर जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको अगर छोड़ देता हूं तो नीचे की तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ गिरने लग जाएगा, बोलो यस और नो, तो ड्यू टू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेट अट्रैक्टिंग आयरन नेल, मैग्नेट है वो आयरन आयरन की जो नेल है उसको अट्रैक्ट कर रही, दैट इज ड्यू टू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ब्रेक स्टॉपिंग अ मूविंग कार, कोई कार मूव कर रही है, आपने ब्रेक लगाया, कार आपकी रुक गई, तो दैट इज ड्यू टू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अर्थ पुलिंग एवरीथिंग डाउनवर्ड, जो अर्थ है वो अपने सेंटर की तरफ हर एक बॉडी क्या करती है, पुल कर रही होती है, दैट इज ड्यू टू ऑफ ग्रेविटी। बोलो यस और नो। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने यहां पर लिखे हैं। तो डेली लाइफ में फोर्स के बहुत एग्जांपल हैं, है ना, डेली लाइफ में आप फोर्स का यूज कर रहे होते हो, बिना फोर्स के तो कुछ भी संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये मैंने आपको दिखा दिया एग्जांपल। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन एकेटीव एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। एकेटीव 2023-24 ऑड सेम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है फोर्स की। तो ध्यान दीजिएगा कि फोर्स को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड नेचर ऑफ फोर्स। तो ये जो स्टार्टिंग के 4 पैरामीटर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इस पूरे यूनिट के अंदर हम फोर्स की ही बात करेंगे, तो वहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन, है ना। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, है ना, ये कोई वॉल है, यहाँ पर ये कोई फ्लोर है, यहाँ पर मान लीजिए कोई रॉड है, ये कोई रॉड यहाँ पर रखी हुई है, दीवार के सहारे एक रॉड रखी हुई है। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी बोल देते हैं, इस पॉइंट को सी बोल देते हैं, कुछ भी पॉइंट का नाम दे दीजिए। अब यहाँ पर एक फोर्स लगा देते हैं, एक फोर्स लगाया हमने यहाँ पे, दिस इज ए फोर्स, ये हमने एक फोर्स अप्लाई कर दिया। अब जब हम बात कर रहे हैं बेटा फोर्स की, तो फोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड। पहला पॉइंट क्या आता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि जो फोर्स लगा हुआ है इसका साइज कितना है ना, कितनी क्वांटिटी लगी हुई है फोर्स की, कि भाई 10 न्यूटन है कि 50 न्यूटन है कि 100 न्यूटन है, कितना है। तो फॉर एग्जांपल यहां पर हम लिख रहे हैं इसको फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं फोर्स को जनरली, तो एफ इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 200 न्यूटन, कितना है 200 न्यूटन। तो मैंने अगर फोर्स की बात करी है तो फोर्स कितना लगा हुआ है, इस एक एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे 200, तो इस डायग्राम के हिसाब से मैंने बोला कि जो फोर्स लगा हुआ है एफ दैट इज इक्वल टू 200 न्यूटन। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड। ओके, नाउ दूसरा आता है डायरेक्शन, कि यार फोर्स जो लगा हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डायरेक्शन की एरो जो है यहां पर देख सकते हैं, डायरेक्शन से हम एरो से डायरेक्शन दिखाते हैं, और ये एरो नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ मतलब डाउनवर्ड, तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, डाउनवर्ड। तो यहां पे लिख देंगे कि इसकी जो डायरेक्शन है वो है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ओके, डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, डाउनवर्ड। अगर मैं यहां पर फोर्स लगाता ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब अपवर्ड, तो डायरेक्शन कैसी हो जाती, क्योंकि एरो ऊपर की तरफ है तो डायरेक्शन हो जाती है इसकी अपवर्ड। मैं बोलता कि यार ये फोर्स तो ऐसे लगा हुआ है ना, टुवर्ड्स राइट, तो राइट हैंड साइड में लगा हुआ है, तो मैं बोलता डायरेक्शन कैसी है, टुवर्ड्स राइट। तो इस तरह से ये किसी भी डायरेक्शन में फोर्स हो सकता है। इस एग्जांपल के हिसाब से यहां पर जो डायरेक्शन है बेटा वो कैसी है, इसकी फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तीसरा जो पॉइंट आता है लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच द फोर्स एक्ट, कि जिस लाइन में ये फोर्स लगा हुआ है। लाइन मतलब कि सर लाइन का कैसे पता लगेगा, लाइन का मतलब है कि इसको आप नीचे भी बढ़ाओ और इसको आप ऊपर भी बढ़ाओ, टेल की तरफ भी और हेड की तरफ भी, तो ये जो लाइन बनी है ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। ये जो इसकी लाइन बन गई है दिस दैट इज द लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उस तरफ बढ़ाओ और उसके पीछे की साइड भी बढ़ाओ, तो ये जो इसकी लाइन बनी है दैट इज द लाइन ऑफ एक्शन। तो ये कैसा हुआ लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन कैसा हुआ, वर्टिकल,
बोलो यस और नो। ये लाइन ऑफ एक्शन कैसा हो गया? वर्टिकल। ये इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये वर्टिकल है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर लाइन ऑफ एक्शन कैसा हो गया बेटा? दैट इज वर्टिकल। अगर मान लो कि ये फोर्स ऐसे लगा होता, ये फोर्स ऐसे लगा होता, तो ये डायरेक्शन इसकी ऐसी है, तो इसकी लाइन कैसे बनती है ना? इसको आगे बढ़ाते, इसको पीछे बढ़ाते, तो ये इसकी क्या बन जाती? लाइन ऑफ एक्शन। तो ये कैसे हो जाती? हॉरिजेंटल। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन कैसा हो जाता? हॉरिजेंटल। बोलो बात समझ में आ रही है? चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है जहां पर ये फोर्स अप्लाई किया गया है, जहां पर ये फोर्स लगा हुआ है। तो पॉइंट ए पर फोर्स लगा हुआ है, यानी किस पॉइंट पर फोर्स लगा हुआ है? ए पर। तो यहां पर जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो हो जाएगा पॉइंट ए। एज शोन इन द फिगर, द पॉइंट ए जो है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। इस डायग्राम के हिसाब से हम यहां पर समझा रहे हैं। आप इसके अलावा कोई और एग्जांपल लेकर के भी समझा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं बेटा, आपको समझाने होते हैं। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस तरह से आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आनी है, ठीक है। और देखिए आपका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है आपकी आंसर शीट के अंदर वो अच्छा होना चाहिए। डायग्राम बना करके अगर आप चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे तो मार्क्स पूरे मिल रहे होते हैं आपको। क्योंकि जब आपका अभी देखना, जब सेम 1 का आपके ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो, जो स्टूडेंट्स अभी सेमेस्टर 2 में आ गए हैं, तो आपका जब रिजल्ट आएगा आपको लगेगा किसी किसी सब्जेक्ट में यार हम लिख के तो पूरा आए थे लेकिन हमारे मार्क्स उतने नहीं मिले हैं, क्योंकि वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं होता है। अच्छा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो आपकी आंसर शीट है ऐसे एग्जामिनर के पास चली जाती है कि वो आंख में कॉपी चेक कर देते हैं, तो वो भी एक कारण होता है। अगर जेन्युइन तरीके से कॉपी चेक करी जाए तो बेटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फोर्स सिस्टम। तो हम फोर्स की तो बात कर चुके हैं बेटा, हम फोर्स की बात कर चुके हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फोर्स सिस्टम। देखिए सिस्टम कब बनता है? जब किसी बॉडी पे या किसी पार्टिकल पे या किसी सिस्टम पे मेनी फोर्सेस लगे हों, बहुत सारे फोर्सेस लगे हों अलग अलग मैग्नीट्यूड के और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, तो क्या बनता है? एक फोर्स सिस्टम बनता है ना। किसका सिस्टम है? फोर्सेस का सिस्टम है, यानी बहुत सारे मेनी फोर्सेस हैं, अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं, अलग अलग डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो क्या बन जाता है? एक फोर्स सिस्टम। लिखा हुआ है व्हेन मेनी फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड के डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जब फोर्स लगे होते हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो क्या बनता है? एक फोर्स सिस्टम बनता है। दैट फॉर्म अ फोर्स सिस्टम। तो ये फोर्स सिस्टम है। अब ये जो फोर्स सिस्टम है बेटा ये भी कई टाइप के हो सकते हैं, समझ लेते हैं जल्दी से। जैसे इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि ये कोप्लेनर हो सकता है, नॉन कोप्लेनर हो सकता है, कोप्लेनर के अंदर भी कॉनकरंट, नॉन कॉनकरंट है ना, इसके अंदर भी कॉनकरंट, नॉन कॉनकरंट। तो डायग्राम की हेल्प से यहां पर हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है बेटा यहां पे, सबसे पहले आता है कुलीनियर फोर्स सिस्टम। कौन सा? कुलीनियर फोर्स सिस्टम। आपने रस्सा कसी का गेम खेला होगा या देखा होगा। तो ऐसे होता है कि एक रस्सी होती है, कुछ लोग उधर से खींच रहे हैं इसको, कुछ लोग इधर से खींच रहे हैं, तो इसके अंदर कैसा आएगा? टेंशन फोर्स आएगा। कौन सा फोर्स आएगा? टेंशन। अब यहां पर जितने फोर्स हैं, एक फोर्स इसका हो गया, दूसरा इसका, तीसरा इसका, तो जितने भी फोर्सेस होंगे वो एक सेम लाइन के अलोंग होंगे, एक सेम स्ट्रेट लाइन में लग रहे होंगे। तो ये डायग्राम बना करके आप समझा सकते हैं। ये जो एक सेम स्ट्रेट लाइन है, इस सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग सारे फोर्सेस लग, F1 F2 F3 F4 F5, कुछ की डायरेक्शन इधर है, कुछ की डायरेक्शन इधर है फोर्स की, ठीक है। तो होता क्या है कोलिनियर फोर्सेस? द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? अभी हम पढ़ चुके हैं। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस लाई अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन एंड इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब है कि जितने भी फोर्सेस हैं ये एक ही प्लेन में हैं और एक ही स्ट्रेट लाइन में लगे हुए हैं। तो ऐसा जो सिस्टम बनेगा ये इस कहलाएगा कुलीनियर फोर्स सिस्टम। फॉर एग्जांपल फोर्स ऑन ए रोप इन अ टग ऑफ वॉर। रस्सा कसी का जो गेम होता है वहां पे जो सिस्टम बनता है फोर्स का, दैट इज द कुलीनियर सिस्टम। दूसरा आता है कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। तो बेटा समझिएगा जी कोप्लेनर का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोप्लेनर? कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में सारे फोर्सेस होंगे। कि भाई सिस्टम फोर्स की बात हो रही है, फोर्स सिस्टम की बात हो रही है, तो मेनी फोर्सेस, कई सारे फोर्सेस हैं, तो सभी फोर्सेस कैसे होंगे? कोप्लेनर का मतलब है सेम प्लेन में होंगे, है ना। कोप्लेनर का मतलब होता है कि जितने भी फोर्स लगे होंगे सिस्टम पे सारे के सारे कैसे होंगे? सेम प्लेन में होंगे। दूसरी चीज, एक प्लेन में, सेम प्लेन में तो होंगे ही, साथ ही साथ जितने भी फोर्सेस हैं वो सब पैरेलल होंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक बीम है, बीम को हम आगे पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे इसको। फिलहाल ये समझो कि इस बीम पे यहां पर एक फोर्स F1 है, F2 है और F3 है, 3 फोर्स लगे हुए हैं। ये तीनों फोर्स क्या है बेटा? एक ही प्लेन में है ना। जैसे ये फिंगर अभी एक प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, तो तीनों फोर्सेस क्या होंगे बेटा? एक सेम प्लेन में होंगे, तो बोलेंगे इनको कोप्लेनर। और ये तीनों फोर्सेस क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, है ना। अगर यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम वाले, तो जितने भी फोर्स यहां पर लगे हुए हैं समानांतर हैं, यानी पैरेलल हैं। कैसे हैं? पैरेलल हैं। सारे के सारे फोर्स कैसे होना चाहिए? कोप्लेनर, एक प्लेन में पैरेलल होने चाहिए। तो ऐसे फोर्स सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर
पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ वर्टिकल लोड्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। देखो लिखिए इसकी डेफिनेशन, इनका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस आर पैरेलल। इनका लाइन ऑफ एक्शन यही तो है, इनका लाइन ऑफ एक्शन वर्टिकल है, सबका लाइन ऑफ एक्शन कैसा हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। और एक सिंगल प्लेन में ये लाई करेंगे तो बोला जाएगा इनको कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। नेक्स्ट आता है बेटा कोप्लेनर कॉनकरंट फोर्स सिस्टम। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या, कि ये जो कोप्लेनर है इसका मतलब सारे फोर्सेस एक प्लेन में है। कॉनकरंट का मतलब है कि जितने भी फोर्सेस हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास हो रहा है। यहां पर आप देखिएगा कि ये फोर्स F1 है, F2, F3, F4, इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या यहीं से पास हो रहा है, यस। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये इसका लाइन ऑफ एक्शन, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन, इन सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट से, एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है, और ये सारे के सारे एक ही प्लेन में हैं, तो इसको बोला जाएगा कोप्लेनर कॉनकरंट फोर्स सिस्टम। अगर सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास हो रहा है उसको बोलते हैं हम कॉनकरंट। क्या बोलते हैं, कॉनकरंट। कॉनकरंट का मतलब ही है कि सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये सिस्टम कौन सा बन गया, कोप्लेनर कॉनकरंट सिस्टम। ऑल फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होंगे यानी कोप्लेनर। हैव डिफरेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन तो अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन एक्ट एट वन पॉइंट, इनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे एक्ट करता है, यानी कि सिंगल पॉइंट से पास हो रहा होता है। अब यहां पर ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से इन सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन पास हो रहा है, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। अगर आपसे 2 नंबर में पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, तो आप ये डायग्राम बना करके समझा देंगे कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या है, द पॉइंट वेयर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस मीट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द सिस्टम। ये जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जो फोर्सेस हैं, इन सभी फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है जिस कॉमन पॉइंट से होकर के पास हो रहा होता है, उस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बोलते हैं। यहाँ लिखा भी है पॉइंट O इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं फोर्सेस ऑन ए रॉड रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल। नेक्स्ट जो फोर्स सिस्टम आता है बेटा, वो आता है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, है ना। तो कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में होंगे सारे फोर्सेस, लेकिन नॉन कॉन्करेंट का मतलब है, मतलब क्या है कि सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास नहीं हो रहा होगा। जैसे ये फोर्स F1 का लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये F2 का लाइन ऑफ एक्शन है, F3 का लाइन ऑफ एक्शन और F4 का लाइन ऑफ एक्शन, इन सभी फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है कॉमन पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, लेकिन एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन मतलब कोप्लेनर, लेकिन ये नॉन कॉन्करेंट है। कैसे हैं, नॉन कॉन्करेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है बेटा नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट, है ना। इस बार क्या है, कॉन्करेंट तो है, मतलब लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास होगा सभी फोर्सेस का, लेकिन ये नॉन कोप्लेनर है, यानी कि एक प्लेन में नहीं है, एक प्लेन में नहीं है। जैसे यहां पर आप देखते हैं, जैसे आप जो कैमरे को देखते हैं आप लोग, है ना, कैमरा, फोर्सेस ऑन ए ट्राइपॉड कैरिंग अ कैमरा, ये कैमरा रखा हुआ है, ये ट्राइपॉड है, तो ट्राइपॉड तो कुछ इस तरह से बनता है, लाइक दिस। अरे बोलो यस और नो। तो ये तीनों जो हैं, ये ट्राइपॉड जो है, ये क्या है बेटा, अलग अलग प्लेन में है, आप देख सकते हैं अलग अलग प्लेन में है। बोलो यस और नो, ये क्या है, अलग अलग प्लेन में है, ओके। जैसे भी ये फिंगर है, ये फिंगर क्या है, सब एक प्लेन में है। अगर मैं ऐसे कर दूं इसको लाइक दिस, तो ये अब एक प्लेन में नहीं है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका नॉन कोप्लेनर, मतलब एक प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन में है, लेकिन ये कॉन्करेंट है, यानी कि इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है एक ही कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है। यहां से आप देख सकते हैं ये फोर्स F1, F2, F3, तीनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है, तीनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये हो जाएगा इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, क्योंकि तीनों का फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट वन दैट इज नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, यानी कि नॉन कोप्लेनर का मतलब एक प्लेन में नहीं है, नॉन कॉन्करेंट का मतलब लाइन ऑफ एक्शन भी कॉमन पॉइंट से पास नहीं हो रहा है। तो ऑल फोर्सेस डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन, ये एक प्लेन में लाई नहीं करते हैं, और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है डू नॉट मीट एट अ सिंगल पॉइंट, उनका लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट पे भी मीट नहीं करता है, ठीक है। इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं F1, F2, F3, F4, ये अलग अलग प्लेन में हैं, ये अलग अलग प्लेन में हैं, ठीक है ना, और इनका लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास नहीं हो रहा है। दूसरा, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन अगर हम करें, एक और क्लासिफिकेशन आ जाएगा यहाँ पे कि लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल, है ना, लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल, ठीक है ना, दोनों ही पैरेलल, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। तो यहां पर आप देखेंगे इस वाले एग्जांपल में F1 और F2 क्या है, दोनों पैरेलल हैं। इसमें भी F1 और F2 क्या है, पैरेलल है। बोलो यस और नो, एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल हैं। लेकिन एक लाइक और अनलाइक, लाइक का मतलब है एक ही डायरेक्शन में है दोनों, और अनलाइक का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां पर आप देखिएगा
F1 और F2 क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये कहलाएंगे लाइक फोर्सेस। अनलाइक का मतलब क्या हुआ कि F1 की डायरेक्शन इधर है और F2 की उधर है, यानी कि 180 डिग्री पे फोर्स लगे हुए हैं, एक इधर दूसरा उसके जस्ट अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगे हुए हैं लेकिन एक पैरेलल ही है। तो ये हो गया लाइक पैरेलल, ये हो गया अनलाइक पैरेलल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स एंड कपल क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय कपल। और मोमेंट और कपल में डिफरेंस पूछा गया अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ 2025-26 के अंदर। ठीक है, यहां पर लिखा भी हमने कि 2025-26 में डिफरेंस पूछा गया था। तो यहां पर हम डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, और यहां पर आपको टेबल की फॉर्म में डिफरेंस भी लिख दिया है, क्योंकि जब AKTU एग्जाम में आप लिखते हो ना, तो आपका मैंने पहले बोला कि योर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन योर आंसर शीट शुड बी लिटिल बिट गुड। जितना आप अच्छे से लिखेंगे, है ना, अगर कोई डिफरेंस आपसे पूछा गया है तो डिफरेंस टेबल की फॉर्म में आप लिखेंगे तो मार्क्स कटने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, चलिए पहले समझ लेते हैं कि ये मोमेंट होता क्या है। देखो एक एग्जांपल समझो जरा। मान लेते हैं कुछ ये इस तरह से, लाइक दिस। ठीक है, ये एक पॉइंट है बेटा, यहाँ पे दिस इज अ पॉइंट। ओके, और यहाँ पर इस पर एक फोर्स लगा हुआ है, एक फोर्स लगा देते हैं, यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ है, और इस फोर्स को बोल देते हैं कि ये फोर्स कितना है, ये फोर्स लगा हुआ है F। और इस डिस्टेंस को बोल देते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है D। ये डिस्टेंस कितनी है, दिस डिस्टेंस इज D। अरे बोलो यस और नो, दिस डिस्टेंस इज D। एक सेकेंड, हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ मैं बस एक लेक्चर मेरा 10 मिनट का बचा हुआ है, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ। हो जाएगा, हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो आप, हो जाएगा। ठीक है ना, मैं अभी कॉल बैक कर लूँगा, बस मेरा 10 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है। ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका, हाँ ये फोर्स F लगा हुआ है, यहाँ पर ये कोई पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, इस फोर्स का मोमेंट लिखना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स। किसका, फोर्स का मोमेंट, है ना। तो ये फोर्स है, इस फोर्स का मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट मुझे लिखना है, तो कितना हो जाएगा, ये मोमेंट हो जाएगा बेटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली मोमेंट होता क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है कि जो फोर्स है मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, और जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट आपको निकालना है उस पॉइंट तक इसके लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, दैट इज D। अब देखो जरा यहाँ पे कि ये जो फोर्स लगा हुआ है इस पॉइंट के अबाउट, ये जो फोर्स लगा हुआ है बेटा, ये जो फोर्स लगा हुआ है, ये जो फोर्स लगा हुआ है, ये जो फोर्स लगा हुआ है, ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। तो ये जो मोमेंट होगा ये क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, तो मोमेंट जो है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। चलिए एंटी क्लॉकवाइज, इसी चीज को हम दोबारा से देखें अलग तरीके से। यहां पर आप देखिएगा फोर्स जो है इस तरफ लगा देते हैं इस बार, यस, ये कोई पॉइंट है और यहां पर ये फोर्स लगा हुआ है, यहां पर ये फोर्स लगा हुआ है इस तरह से, है ना, ये फोर्स लगा हुआ है इस तरफ। कितना फोर्स है बेटा, ये फोर्स है F, और ये डिस्टेंस कितनी है, दिस डिस्टेंस इज D। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस D है। अब आप मुझे बताओ कि इसका मोमेंट कितना होगा, इसका मोमेंट कितना होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जिस इस पॉइंट के अबाउट आपने मोमेंट लिखा है ना, अब ये नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है, तो कैसे घुमाएगा इसको, इस पॉइंट के अबाउट, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ये जो मोमेंट है, क्योंकि फोर्स अभी भी कितना है, F है, डिस्टेंस अभी भी कितनी है, D है, तो मोमेंट तो होगा F इंटू D, जैसे यहां पर भी था। लेकिन ये क्या कर रहा था, इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा था, और जबकि ये कैसे घुमा रहा है इसको, इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखेंगे। तो मोमेंट जो है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ठीक है, और मोमेंट होता क्या है, द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। बात समझ में आ गई। ये जो मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट आपने मोमेंट कैलकुलेट करा F इंटू D, क्लॉकवाइज आ गया। इस पॉइंट के अबाउट आपने कैलकुलेट किया मोमेंट, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो आगे चल करके हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर इसकी इंपॉर्टेंस और नजर आएगी आपको। अभी तो यहाँ पर फोर्स इस तरह से लगा हुआ है। नेक्स्ट
हम क्या करने वाले हैं, अलग, क्योंकि न्यूमेरिकल है बेटा यहाँ पे, फोर्स ये ऐसे भी हो सकता था, ये फोर्स ऐसे भी हो सकता था, ठीक है, ये फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अभी तो क्योंकि डेफिनेशन है यहाँ पर, मोमेंट अगर लिखने के लिए आता है तो आप एग्जाम्पल इस तरह का एक डायग्राम बना करके 2 नंबर में समझा सकते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, चलिएगा, अब यहां पर इसकी मोमेंट के अगर एप्लीकेशन आप देखना चाहें बेटा, जैसे यहां पर आप देखेंगे, अगर इसके आप एप्लीकेशन देखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डोर को ओपन क्लोज करते हो फोर्स लगा करके, तो डोर का जो हैंडल है, क्या डोर का हैंडल यहां पर लगा रहता है, बोलो यस और नो, क्योंकि ये डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर जो हिंज होता है, जहाँ पर ये इस तरह से, यानी यहाँ पर ये हिंज होता है, इसको बोलते हैं हिंज, है ना, जो डोर है, डोर इस तरह से हिंज रहता है ना, इस तरह से आप ओपन क्लोज करते हो, तो यहाँ पर ये हिंज होता है इस तरह से, तो आप ये डोर है, तो यहाँ पर आप हैंडल लगाते हो। अगर इस हैंडल को इसलिए लगा रहे हो क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है, क्योंकि मोमेंट ज्यादा हो जाएगा, F इंटू डी, बोलो यस और नो। तो जो इस डोर को ओपन क्लोज करने के लिए एक मोमेंट चाहिए, तो उसके लिए या तो आप वो डिस्टेंस बढ़ा लो, या फिर आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आप समझो कि अगर यहां पर ये डोर का ये जो हैंडल है, इस हैंडल को हम, अभी तो डिस्टेंस डी पर लगा हुआ है ना, अगर हम इसको हाफ डिस्टेंस पर लगा दें, यहां पर dy/2 पे, है ना, ये हैंडल यहां पर लगा दें, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ज्यादा डिस्टेंस अगर कम हो गई तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा सेम अमाउंट ऑफ मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, डोर को ओपन क्लोज करने के लिए। अगर आपने डोर को इधर की तरफ, ये हैंडल को अगर इधर की तरफ लगाओगे तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए डोर का जो हैंडल है वो क्या करते हैं, हम मैक्सिमम डिस्टेंस पर इधर लगाते हैं, ताकि डोर को ओपन क्लोज करने के लिए, मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कम फोर्स लगाना पड़े। तो जैसे जैसे आप इधर की तरफ लगाते जाएंगे हैंडल को, तो फोर्स जो है बढ़ता चला जाएगा। और यदि आपने हिंज पे ही लगा दिया, यहां पे सोचो, यहां से जो डिस्टेंस थी अभी यहां तक डी डिस्टेंस है, हैंडल की डिस्टेंस कितनी है, डी है, और आपने ये जो हिंज है यहीं पर आपने हैंडल लगा दिया, यानी कि डी की वैल्यू आपने 0 कर दी। तो डी की वैल्यू अगर आपने 0 कर दी बेटा, तो मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप डोर को ओपन क्लोज कैसे करेंगे? अगर आप जहां पर ये हिंज है यहां पर अगर आपने हैंडल लगा दिया, तो आप डोर को ओपन क्लोज कर ही नहीं पाएंगे, हैंडल यूजलेस हो जाएगा। क्योंकि मोमेंट कब आएगा, मोमेंट तब आएगा जब फोर्स होना चाहिए कुछ ना कुछ, और डिस्टेंस भी होनी चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये किसका एक एप्लीकेशन है कि जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हो। तो याद रखेंगे, डोर को ओपन क्लोज करने में किसका यूज होता है, मोमेंट का यूज होता है, ठीक है। एक एग्जांपल ये भी आप देख सकते हैं, यहां पर आप देखेंगे ये 450 न्यूटन है, ये 300 का न्यूटन का फोर्स है, बोलो यस और नो। तो अगर ये फोर्स अलग अलग हैं और इनको बैलेंस करना है, तो डिस्टेंस में डिफरेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि इसका मोमेंट कितना बेटा, m1 मान लेते हैं, और इसका मोमेंट कितना है, m2 है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर मोमेंट में डिफरेंस आ जाएगा तो किसी एक, मतलब एक नीचे चला जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, जो ज्यादा मोमेंट प्रोड्यूस करेगा वो नीचे चला जाएगा। अभी आप देखेंगे तो इसका जो मोमेंट फोर्स कितना है, 450 है, और डिस्टेंस कितनी है, यहां तक की डिस्टेंस 1 मीटर है, इक्वल टू इसका फोर्स कितना है, दैट इज 300 इंटू डिस्टेंस कितनी है, 1.5 मीटर। तो ये कितना हो गया इधर 450, ये भी कितना हो गया, ये भी हो गया 450। तो मोमेंट क्या हो गया बेटा, बैलेंस हो गया, इसीलिए हॉरिजॉन्टल में है। बात समझ में आ रहे हो? अगर ये हमने कैसे बैलेंस कर पाए भाई, दोनों का, मान लो 2 लोग हैं, है ना, आप 2 मान लो रूममेट हैं, एक का वजन ज्यादा है, एक का वजन कम है, तो अगर एक का वजन ज्यादा है और दूसरे का वजन कम है, तो क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा। अगर बैलेंस करना है तो क्या करेंगे कि भाई ये वाली डिस्टेंस अगर हम बढ़ा दें, भाई जिसका वजन ज्यादा है उसकी डिस्टेंस कम रखेंगे, इसकी डिस्टेंस ज्यादा रखेंगे, तो ये बैलेंस हो पाएगा। तो ये भी बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे फोर्स के और मोमेंट के। तो ये मैंने आपको बता दिया बेटा। नेक्स्ट आता है कपल। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, कपल। हम समझ चुके हैं क्या, हम समझ चुके हैं मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में। अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कपल की। कपल का मतलब 2 से ही होता है, ये तो सब जानते हैं, कपल मतलब 2 से होता है, ठीक है। जैसे स्टीयरिंग है, आपको गाड़ी को टर्न कराना है, तो जब हम कार को टर्न कर रहे होते हैं, तो स्टीयरिंग को अगर हम ये दोनों हाथों से ऐसे टर्न कर रहे होते हैं लाइक दिस, है ना, तो क्या कर रहे हैं, एक हाथ का मूवमेंट आगे की तरफ है तो दूसरे का पीछे की तरफ है, यानी कि यहां पर 2 फोर्स लग रहे होते हैं, एक मतलब दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर होता है। जैसा आप यहाँ देखेंगे, इसको टर्न कर रहे हैं ऐसे, तो ये फोर्स कितना F है, ये फोर्स भी कितना F है, ठीक है। तो F और F से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कपल कब बनेगा, कपल कब बनेगा, जब 2 फोर्स होंगे। ध्यान देना, कपल कब बनेगा, जब 2 फोर्स होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये फोर्स F है, ये फोर्स F है, तो कितने फोर्स हो गए, 2 फोर्स हो गए, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, ठीक है।
दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। ये ऊपर है तो ये नीचे है, ये ऊपर ये नीचे, तो F जो है F से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी कि इन दोनों का जो फोर्स का रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा कि दोनों फोर्स जो है कुछ डिस्टेंस पे होने चाहिए, अलग अलग पॉइंट पे होने चाहिए, अलग अलग डिस्टेंस, भाई एक डिस्टेंस दोनों के बीच के डिस्टेंस कितनी है, डी है, दैट मीन्स ये अलग अलग पॉइंट पे हैं। आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो दोनों फोर्स क्या होंगे, अलग अलग पॉइंट पे होंगे, यानी एक डिस्टेंस पे होंगे, तो क्या बनेगा यहां पर, एक कपल बनेगा। क्या बनेगा, एक कपल बन जाएगा। तो देखो जरा यहां पे, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, कितने फोर्स होने चाहिए, दो, क्या इक्वल होने चाहिए, बराबर है, दोनों अपोजिट होने चाहिए। फोर्सेस अप्लाइड साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट पे लगे हुए हैं, ये ए पे है वो बी पे है, ऑन ए बॉडी, तो देयर रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, उनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा जीरो आएगा, क्योंकि एफ ऊपर है और एफ नीचे है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। बट बोथ दीज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ट्राई टू रोटेट द बॉडी इन द सेम डायरेक्शन, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट तो जीरो आएगा, लेकिन ये क्या कर रहे होंगे, एक एक बॉडी को, उस बॉडी को रोटेट कराने की कोशिश करेंगे, इस बॉडी को क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इस तरह से इसको रोटेट कराने की कोशिश करेंगे, लाइक दिस। तो ये जैसे स्टीयरिंग है, तो स्टीयरिंग क्या हो रहा है, गाड़ी हमारी क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है, बोलो यस और नो, चलिएगा बहुत बढ़िया, ओके। तो ये समझ में आ गया आपको कि भाई दो फोर्स होंगे, दो फोर्स होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, डिफरेंट पॉइंट पर लगे होंगे, ठीक है, उनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन दोनों फोर्स क्या करेंगे, एक कपल बनाएंगे जो कि बॉडी को रोटेट कराने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, रोटेट कराने की कोशिश करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो मोमेंट और कपल में क्या समझ में आया आपको, कि यार जब हम मोमेंट की बात कर रहे हैं तो हम सिंगल फोर्स की बात कर लेते हैं, कि मोमेंट जो है, मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए सिंगल फोर्स से काम चल जाएगा, लेकिन कपल के लिए दो फोर्स चाहिए। कितने फोर्स चाहिए, दो फोर्स चाहिए। तो डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी तो ऐसा लिख सकते हैं कि ये मोमेंट हो गया, डायग्राम बना करके समझा देंगे, कपल के लिए ये वाला डायग्राम बना करके समझा देंगे, इसको नहीं बनाना है, ठीक है ना, इसको नहीं बनाना है, ये सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है समझाने के लिए, ऐसा नहीं कि साहब इसका डिजाइन करने लग गए, कलरफुल कलर करने लग गए इसमें, ये बनाएंगे इस तरह से। ये अगर दो नंबर में आता है तो कोई एक, इस दोनों की जरूरत भी नहीं है, ये तो मैंने डिफरेंशिएट बताने के लिए, डिफरेंस बताने के लिए कि भाई क्लॉकवाइज भी होता है, एंटी क्लॉकवाइज भी होता है, एक भी बनाएंगे दो नंबर में चलेगा। कपल के लिए ये डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट अब क्वेश्चन पूछ लिया इस तरह से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोमेंट एंड कपल, कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, 2025-26 में क्वेश्चन पूछा गया, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था। तो डिफरेंस कैसे बताएंगे कि मोमेंट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए सिंगल फोर्स अबाउट ए पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट क्या करता है, सिंगल फोर्स एक टर्निंग टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है मोमेंट। कपल का मतलब है कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग एट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस पे एक्ट कर रहे होते हैं। मोमेंट क्या होता है बेटा, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कपल मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल। यहां पर जो फोर्स लगा हुए एक फोर्स लेंगे और इनटू दोनों फोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस है, तो मोमेंट कपल आ जाएगा। नेक्स्ट, अ मोमेंट में कॉज रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन। मोमेंट के कारण बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, रोटेट भी करा सकते हैं और ट्रांसलेट भी करा सकते हैं, जबकि कपल के कारण क्या हो सकता है, ये केवल और केवल प्योर रोटेशन कर सकता है, ये ट्रांसलेट नहीं करा सकता है। बॉडी को क्या करा सकता है, रोटेट करा सकता है, ट्रांसलेट नहीं करा सकता, जबकि मोमेंट के कारण हम ट्रांसलेट भी करा सकते हैं और इसको रोटेट भी करा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, ओपनिंग अ डोर बाय पुशिंग एट हैंडल, हैंडल का यूज करके हम क्या करते हैं, डोर को पुश करके या पुल करके हम डोर को ओपन क्लोज करते हैं। दैट इज द एग्जांपल ऑफ मोमेंट, जो कि हमने पहले भी दिया। कपल, टर्निंग स्टीयरिंग, टर्निंग अ स्टीयरिंग व्हील विद बोथ द हैंड्स, ये वाला एग्जांपल दे सकते हैं, है ना, टर्निंग अ स्टीयरिंग व्हील विद बोथ द हैंड्स, दोनों हाथों से भाई टर्निंग करनी है आपको। ओके, चलिएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, कि 2 नंबर में एकेटी में 2-3 बार पूछा जा चुका है, कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स का मतलब आप समझिएगा जरा यहां पे ध्यान से। मान लेते हैं ये कोई एक बॉडी है, ये कोई बॉडी है ना, ये पार्टिकल है, कोई बॉडी है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो इस तरह से आप डायग्राम बना करके समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, इनका ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये होगा इसका लाइन ऑफ एक्शन, ये होगा इसका लाइन ऑफ एक्शन। ओके, मान लेते हैं कि यार ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट ए और बी जो है ए की बॉडी पे हैं, ये पॉइंट ए की बॉडी पे हैं, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा ए, और ये पॉइंट कौन सा हो गया, पॉइंट बी। ध्यान देना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ए की बॉडी है, ये ए की बॉडी है। पॉइंट ए पर एक फोर्स लगा हुआ है बेटा, पॉइंट ए पर एक फोर्स लगा हुआ है लाइक दिस। ये पॉइंट ए पर एक फोर्स लगा हुआ है, हमने लिखा ये फोर्स एफ है,
तो ये फोर्स F जो है पॉइंट ए पे लगा हुआ है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी बॉडी पर अगर किसी पॉइंट पर एक फोर्स लगा हुआ है तो उस फोर्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं टू दी अनदर पॉइंट ऑन द सेम बॉडी इन द सेम डायरेक्शन अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन तो ये है, तो इसी लाइन ऑफ एक्शन की अलोंग इसी डायरेक्शन में हम दूसरे किसी पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमने इस पॉइंट ए से जो फोर्स है शिफ्ट कर दिया पॉइंट बी पर। कहां पर शिफ्ट कर दिया बेटा? पॉइंट बी पर हमने इसको शिफ्ट कर दिया। ध्यान से देखो, ये फोर्स ए पर था, अब ये फोर्स हमने कहां पर शिफ्ट कर दिया? बी पर शिफ्ट कर दिया। तो बॉडी जो है पहले भी इक्विलिब्रियम में थी, अभी भी इक्विलिब्रियम में रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। मैं रिपीट करूं कि किसी बॉडी पर किसी पॉइंट के ऊपर अगर कोई फोर्स लगा हुआ है तो उस फोर्स को हम किसी दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट कर सकते हैं ऑन द सेम बॉडी इन द सेम डायरेक्शन अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। तो ये लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग इसी डायरेक्शन में हमने ए से बी पर इसको शिफ्ट कर दिया। तो बॉडी पहले भी इक्विलिब्रियम में थी, बॉडी अभी भी इक्विलिब्रियम में है। एक बार पढ़ेंगे। इट स्टेट्स दैट, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी स्टेट्स दैट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स may be shifted to any other point। जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था कि भाई पॉइंट ए पर फोर्स लगा हुआ था, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या था? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पहले ए था, अब हमने बी कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ठीक है ना? तो वही चीज लिखी गई, स्टेट दैट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मे बी शिफ्टेड टू एनी अदर पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन एंड इन द सेम डायरेक्शन द बॉडी विल रिमेन्स इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। द बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। अब देखिए होता क्या है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, केवल ये डेफिनेशन लिख के आते हैं, अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशन के साथ साथ ये भी बनाएंगे। भाई इसमें कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड लगेंगे आपको। तो अगर आप केवल इतना लिखेंगे तो हो सकता है कि वो 2 नंबर काट दे आपके। अगर डायग्राम बना करके लिखेंगे तो आपको पूरे मतलब 2 नंबर में से यहाँ पे 1 नंबर देगा आपको। डायग्राम बनाओगे तो पूरे 2 नंबर दे देगा। तो आपको कोशिश ये करनी है, अगर बना सकते हैं तो डायग्राम आपको जरूर बनाना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आज जो हमने टॉपिक कवर किया, फोर्स, मोमेंट, कपल एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, तीनों ही टॉपिक एकेटीयू एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे गए थे। तो ये आप एक तरह से अपने नोटबुक में बना सकते हैं, अगर लिखना चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग आजकल जो है वीडियो ज़्यादा देखते हैं, लिखने की प्रैक्टिस कम करते हैं, पेन नहीं चलाना चाहते हैं, पेन सिर्फ एग्जाम हॉल में चलाना चाहते हैं। और जब आप पेन एग्जाम हॉल में चलाते हो तो आपकी स्पीड नहीं बनती, तो आपकी राइटिंग खराब हो जाती है और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो छूट जाता है। अटेम्प्ट नहीं कर पाते पूरा पेपर ड्यू टू ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। और ऐसी मैथ्स में होता है, मैथ्स में तो और ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मैथ तो पूरा प्रैक्टिस का ही होता है गेम। तो घर पे उतने आप वीडियो देख लेते हैं, गुलशन सर आपको पढ़ा रहे होते हैं मैथमेटिक्स जबरदस्त सर, आप सब लोग पढ़ के जाते हो। एकेटीयू के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गुलशन सर से मैथ्स पढ़ रहे होते हैं। तो होता क्या है कि आप वीडियो देखते रहते हैं, आपको समझ में आता है, मजा आता है वीडियो देखने में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते खुद से क्वेश्चंस की, और एग्जाम हॉल में जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भूल रहे हैं और याद कर करके लिखते भी हैं, तो फिर आपका पेपर छूट जाता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, आपको पढ़ना है अच्छे से, वीडियो को देखने के साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। पर्टिकुलरली उन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जिसमें आपको, जहाँ पर मैथमेटिक्स ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, डेरिवेशंस आएंगे, तो उनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे। मैथमेटिक्स में पूरे में प्रैक्टिस होती है, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, वहाँ प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जहाँ भी न्यूमेरिकल डेरिवेशंस होते हैं वहाँ पर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 1 बेटा, है ना। बाकी जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता अभी तक, मैं बता दूं कि एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए आरंभ बैच मिलता है आपको गेटवे क्लास एप्लीकेशन पे, जहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, एकेटीयू पीवाईक्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर चीज आपको वहां पर मिल रही होती है। और साथ में आपको 1 शॉट रिवीजन भी मिल रहा होता है। तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं एप्लीकेशन में। जब आप जाएंगे तो वहां पर हो सकता है कोई कूपन आपको मिल जाए, कूपन अप्लाई कर लीजिएगा। कूपन अप्लाई करने के बाद जो है कोर्स का प्राइस और भी कम हो जाता है, तो आप एनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, आप लोग सेमेस्टर 2 की जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे से करते रहे। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।